हेलो स्टूडेंट्स, एबीएसटी के पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ई लेक्चर की सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करी कि कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ शेयर क्या हैं, साथ ही शेयर कैपिटल क्या होती है और कैपिटल के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए आज स्टडी करते हैं कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, क्या उसके लिए प्रोसेस रहेगी। जहां हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात प्रोसीजर को 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेप आता है इश्यू प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण का निर्गमन। प्रोस्पेक्टस को कहा जाता है प्रविवरण। जब कंपनी का समामेलन पूरा हो जाता है, जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद में कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए आगे। तो फंड रेज करने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स इश्यू करती है। शेयर्स इशू करेगी तो उसके पास में शेयर कैपिटल आएगी और उससे वो अपना काम चालू कर सकती है। तो जब भी वो अपना शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसके लिए उसको एक क्रय विवरण का निर्गमन करना पड़ता है, क्रय विवरण जारी करना पड़ता है। क्रय विवरण प्रोस्पेक्टस एक विवरण होता है जिसको स्टेटमेंट कह सकते हैं। स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सब चीजें लिखी हुई होती हैं कि कंपनी क्या है, कैसी है, क्या चीज करने वाली है। साथ ही क्रय विवरण में वो सारी चीजें सम्मिलित की जाती हैं जो कि सेबी द्वारा बताई गई हैं और जो कंपनी लॉ बताता है। तो क्रय विवरण में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और सेबी, जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहा जाता है, द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही अनेक विवरण दिए जाते हैं, जिसमें कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का इतिहास, इसके मुख्य मेन पर्पस क्या है, कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका बिजनेस क्या रहेगा कंपनी का, इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, और और भी जो भी इसकी परियोजनाएं हैं, जो भी इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या करने वाली है कंपनी, तो कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में सारी जानकारी इस विवरण में दे रखी होती है, ताकि जो भी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है उसे कंपनी के बारे में सब कुछ पता चल सके और वो अपना डिसाइड कर सके कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और उसी के साथ ही क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के साथ में ही अंश आवेदन पत्र, जो शेयर एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन भी साथ में लगी होती है, जिसके थ्रू कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी व्यक्ति है, वो उन शेयर के लिए आवेदन कर सकता है। इसके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है, प्रविवरण के साथ में उन्होंने अंश आवेदन पत्र संलग्न कर दिया है कंपनी ने, तो अब नेक्स्ट स्टेप आएगा रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर। उसके बाद में क्या होगा, शेयर होल्डर्स जो भी इंटरेस्टेड जो भी होगा वो इन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देगा, आवेदन करेगा। तो कंपनी का उसके लिए क्या होगा, कंपनी एक बैंक को नॉमिनेट करती है कि इस बैंक में कोई भी जो भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है इस बैंक में लाके अपना अंश आवेदन पत्र जमा करवा दे। हो सकता है कई इन्वेस्टर्स क्या होंगे डायरेक्ट कंपनी में भी भेज सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली मोस्ट ऑफ लोग वहीं बैंक में आके जमा करवाते हैं। तो उसमें क्या करता है, जो कंपनी का बैंक है, जो भी इच्छुक विनियोजक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो के आवेदन पत्र एकत्रित करता है और उनको रसीद दे देता है कि मुझे यहाँ आपका आवेदन पत्र मिल गया है। और उसका एक अकाउंट मेंटेन करता है जो डेट वाइज अकाउंट होगा कि इस डेट को कौन कौन सी डेट को कितने आवेदन पत्र मिले हैं। आवेदन पत्र जब वो आवेदन करेंगे इन्वेस्टर्स, उन आवेदन के साथ में वो आवेदन राशि भी जमा करवाते हैं जो कि कंपनी के बैंक में जमा होती रहती है। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा कंपनी का, उसमें वो अमाउंट जमा होता रहेगा। वो कितना होगा उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बैंक क्या करेगा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन एप्लीकेशन सबको कलेक्ट करेगा और उनका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेट वाइज इनका अकाउंट मेंटेन करेगा। और फिर इसका क्या करेगा, बैंक टाइम टू टाइम इसकी सारी जो भी डिटेल होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो कंपनी के हेड ऑफिस में भेजता रहता है। साथ ही कंपनी के हेड ऑफिस में अगर कोई डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन आ जाती है, शेयर एप्लीकेशन मिलता है, कोई कंपनी को मिलती है, तो वो भी बैंक वहां से ले लेगा, कलेक्ट करेगा और उसको शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट है उसमें वो उसको अकाउंट उसको इसकी एंट्री कर लेगा। और निर्धारित जो लास्ट डेट फाइनल कर दी जाती है पहले से कि इतने टाइम के लिए आवेदन निर्गमन खुला रहेगा, वैसे जनरली 30 दिनों के लिए खुला रहता है। 30 दिनों में जितने उस निर्धारित टाइम पीरियड में जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनकी वो बैंक कलेक्ट करेगा और उनको बाद में कंपनी को दे देगा। कंपनी उन सब की बाद में जांच करती है और साथ ही उनका भी एक शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बुक में उनका लेखा लेखा दर्ज किया जाता है। कुछ अगर उन एप्लीकेशन में कुछ उनको दिक्कत लगती है, कुछ कमी पाई जाती है या कुछ अपूर्ण आवेदन होते हैं, कुछ अनियमित आवेदन पत्र होते हैं, उनको अस्वीकृत कर देती है कंपनी और बाकी के की उसमें एंट्री शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बुक में एंट्री कर ली जाती है। ये करने के बाद में बात आती है अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू एप्लीकेंट।
अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट को आ जाता है आवंटन। आवंटन की जब बात आती है तो आवंटन कंपनी तभी कर पाएगी अपने शेयर्स का जब उसको मिनिमम कम उसके जो शेयर उसने इश्यू किए हैं उन शेयर्स में कम से कम मिनिमम जो शेयर डिसाइड किए गए उन शेयर्स का पब्लिक ने सब्सक्राइब किया हो, तभी वो अपने शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकते। और अगर हम अलॉटमेंट की आवंटन की बात कर रहे हैं तो हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन समझना भी जरूरी है, जिसको न्यूनतम अभिदान कहा जाता है। न्यूनतम अभिदान डिफाइन किया गया है सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 में। इट इज द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन न्यूनतम अभिदान वो राशि होती है जो कि मिनिमम पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब होनी जरूरी है कंपनी को इश्यू कंपनी के द्वारा शेयर इश्यू करने के लिए, जो कि प्राय विवरण में भी उल्लेखित होती है। Unless the sum payable on application for the sum so stated minimum subscription has been paid to and received by the company by check or other instrument, security cannot be allotted। अगर कंपनी को न्यूनतम अभिधान नहीं प्राप्त होता है तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। जो इश्यू निकाला गया था वो कैंसिल ही करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। एज पर द गाइडलाइन ऑफ सेबी, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार एक कंपनी कैन नॉट अलॉटेड शेयर इफ इट डिडंट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज नॉट लेस देन 90% ऑफ टोटल इश्यू। तो कोई भी कंपनी सेबी की गाइडलाइन के अनुसार, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी कंपनी तब तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है जब तक उसे संपूर्ण निर्गमन के कम से कम 90% के बराबर अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता है। 90% आप सब्सक्रिप्शन जिसकी बात कर रहे हैं वो अपन कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है, कंपनी 1 लाख के लिए अपने इश्यू ला रही है शेयर्स का, तो इसमें कम से कम जो नंबर ऑफ शेयर है उसका 90% हम देखेंगे। कम से कम 90% हो गए हमारे 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी कंपनी के लिए पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी जरूरी है। अगर 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास नहीं आती है तो जो इश्यू लाया गया है उसको कैंसिल करना पड़ेगा और कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो न्यूनतम अभिधान है वो कंपनी के जो सेबी के द्वारा डिसाइड किया गया है वो 90% ऑफ टोटल इशू, जितने शेयर इशू किए जा रहे हैं उन शेयर्स का 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना गया है। तो जब तक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं कर लेती है कंपनी अपने शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। इफ द मिनिमम अमाउंट इज नॉट सब्सक्राइब्ड, अगर मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं किया जाता है पब्लिक के द्वारा, एंड द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू प्रोस्पेक्टस। कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से 30 दिन तक अपना निर्गमन खुला रख सकती है। वो 30 दिन का टाइम देती है पब्लिक को कि आप आइए और हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए आवेदन कीजिए। अगर 30 दिन के भीतर उसको कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है और जो एप्लीकेशन मनी है वो 30 दिन में नहीं मिलती है तो कंपनी क्या करेगी, उस निर्गमन को बंद कर देगी। उसके बाद अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको नहीं मिला है तो कंपनी को अगले आने वाले 15 डेज में जो भी अमाउंट उसको मिला है वो सारा वापस पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो इश्यू उसको कैंसिल करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलेगा तो सारा इश्यू कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो जो भी अमाउंट उसको रिसीव हुआ है कंपनी को वो उन 30 दिन खत्म होने से नेक्स्ट 15 डेज में वापस पब्लिक को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो जो भी डिफॉल्टर डायरेक्टर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनको 15% पर एनम की रेट से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें है और सच अदर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। 30 डेज या सेबी द्वारा स्पेसिफाइड पीरियड में अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है देन द कंपनी विल रिफंड द अमाउंट टू एप्लीकेंट्स विद इन नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना पड़ेगा कंपनी को, जो भी अमाउंट उसको मिला है वो सारा अमाउंट वापस पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा। अदरवाइज डिफॉल्टर डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर डिलेड पीरियड। डिलेड पीरियड के लिए 15% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो डिले करते हैं रिफंड करने में। सेक्शन 39 का सेक्शन 2 कहता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड दैट अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। अब एप्लीकेशन जो आ रही है एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी भी पे करेगा जो भी इन्वेस्टर होगा, सॉरी, तो वो जो एप्लीकेशन मनी होगी वो एप्लीकेशन मनी 5% से कम नहीं हो सकती है। मान लीजिए आप अगर 100 रुपए का शेयर इशू किया जा रहा है, 100 रुपए पर 1 लाख शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो एक शेयर है तो उसका एप्लीकेशन जो मनी होगी वो 5% से कम नहीं होगी। 5% का मतलब है एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी आपकी 5 रुपए से कम
नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं तो हमारे आग सामने आता है मिनिमम। तो जब तक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा, जब तक कंपनी को न्यूनतम अभिधान की प्राप्ति नहीं होगी, तो कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है। ये तो बात हुई अब अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट में भी ये है कि इसमें इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब कंपनी इश्यू लाती है, तो इश्यू लाने से पहले कंपनी क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी अप्लाई करती है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाएं शेयर्स, और अंशों और उसको स्टॉक एक्सचेंज से मान्यता प्राप्त हो जाए। अगर मान लीजिए कंपनी ने इश्यू भी ले आई, कंपनी उसका एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो गई है, सब काम हो गया, और बाद में उसको पता चलता है कि उसको स्टॉक एक्सचेंज से मान्यता ही नहीं मिली, उस केस में क्या होगा? इसमें है कि यदि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से अभिधान सूची बंद होने के, जो सब्सक्रिप्शन वो इशू निकाल रखा है, वो बंद होने के 10 सप्ताह के भीतर, 10 वीक्स के भीतर भी अगर स्टॉक एक्सचेंज से मान्यता नहीं मिलती है, और कंपनी अंशों का आवंटन कर देती है, तो वो आवंटन भी क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाता है, वो इशू ही कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में से मान्यता प्राप्त करना जरूरी होता है। और वो तब क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा, तो उसको सारे जो भी उसने अमाउंट रिसीव किया है, शेयर अलॉटमेंट पे भी जो अमाउंट रिसीव किया है, वो सारा अमाउंट वापस पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा, और वो रिफंड करना पड़ेगा विद इन 8 डेज। जब भी उसको, जब ये दायी हो गई, संपूर्ण धन लौटाने के लिए हो गई, तो कंपनी को धन लौटाने के लिए उत्तरदायी होने के 8 दिनों के भीतर धन लौटाना पड़ेगा। धन 8 दिनों में नहीं लौटाती है वो, जो भी मनी उसको रिसीव हुई थी, तो डिफॉल्टर को इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट के बाद में क्या होता है, जब एप्लीकेशन रिसीव हो गई, अलॉटमेंट की तैयारी चल रही है, तो उसमें टाइम क्या होगा? अलॉटमेंट की सूचियां बनाई जाती हैं। अब अलॉटमेंट के टाइम एक दिक्कत और आती है। पहले दिक्कत तो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको मिला कि नहीं मिला। अगर न्यूनतम अभिधान तो हमें मिल गया, न्यूनतम अभिधान मिलने का मतलब है 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अपने पास आ गई है। 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, या 100% शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है, वहां तक कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। जितने एप्लीकेंट थे उन सबको शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि कंपनी ने इशू तो शेयर 1 लाख की किए थे, 1 लाख के लिए आवेदन मांगे थे, और जनता ने 1 लाख से ज्यादा 1,20,000 शेयर्स के लिए, 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी। थोड़ी कंपनी गुडविल अच्छी है, तो कंपनी की गुडविल अच्छी होने के कारण क्या होगा, इन्वेस्टर्स ज्यादा मिल गए कंपनी को, और कंपनी इशू तो 1 लाख शेयर करना चाह रही है, और उसके पास आवेदन आ गए 1,20,000 शेयर्स के लिए। अब इस केस में क्या किया जाए? इस केस को भी हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा कि उनको प्रोपोर्शनेटली शेयर्स इशू किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इन्वेस्टर को छोड़ दिया गया कि इसको तो देना ही नहीं है, किसी इन्वेस्टर को जितने के लिए एप्लीकेशन आई पूरे ही दे दिए गए। ऐसा नहीं करेंगे, इसमें भी रूल्स रेगुलेशन है, उनको प्रोपोर्शनेटली शेयर इशू किए जाते हैं। हो सकता है जैसे किसी ने 100 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी है, तो उनको 90 शेयर्स दे दिए गए, 95 शेयर्स दे दिए गए, किसी ने 200, तो वो प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको शेयर इशू कर दिए जाते हैं। ये सब इश्यू करने के बाद में उनको क्या हो जाते हैं, शेयर अलॉट हो जाते हैं। अब शेयर अलॉट करने के लिए क्या होगा, उनको आवंटन पत्र भेजा जाता है, जिसे कहा जाता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होता है कि आपको इतने शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, और अलॉटमेंट मनी भी उसमें मेंशन होती है। एप्लीकेशन में मनी मिल गई, अब अलॉटमेंट पे अपन दूसरी किस्त मांगेंगे, तो वो दूसरी किस्त जो अमाउंट है, अलॉटमेंट मनी का अमाउंट भी मेंशन होता है, और उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ होता है कि आपको इतने टाइम पीरियड में अलॉटमेंट मनी आपको कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करवानी पड़ेगी। अगर किसी को शेयर इशू नहीं किए जाते हैं, या कम शेयर इशू किए जाते हैं, उसको भी रिग्रेट लेटर दे दिया जाता है, इसको खेद पत्र कहा जाता है। अलॉटमेंट पत्र भेजने के बाद में जब अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो एक अलॉटमेंट रिटर्न तैयार की जाती है, और वो रजिस्ट्रार को जमा करवानी पड़ती है। जब अलॉटमेंट प्रक्रिया खत्म हो गई, तो उसके 30 दिनों के भीतर, या कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड में रजिस्ट्रार को वो अलॉटमेंट रिटर्न कंपनी को सबमिट करनी होती है। अलॉटमेंट करने के बाद में आता है इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जिसको कहा जाता है अंश प्रमाण पत्र भी जिसको कहा जाता है। जितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं उस शेयर होल्डर को, उतने वो शेयर्स उस सर्टिफिकेट में मेंशन होते हैं। तो अंश प्रमाण पत्र क्या होता है? अंश प्रमाण पत्र कंपनी की सामान्य मूल्य, कंपनी की सील लगी हुई होगी उसके ऊपर, कंपनी की सील के तहत निर्गमित एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है, एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है, जिसमें यह निर्दिष्ट होता है कि प्रमाण पत्र का धारक कितने अंशों का स्वामी है। तो उस शेयर होल्डर के पास कितने अंश है, वो कितने अंश का ओनर है, कितने अंश का होल्डर है, तो वो अंश उस अंश प्रमाण पत्र में लिखे हुए होते हैं, उसमें मेंशन होते हैं, और उसके ऊपर कंपनी की सील लगी हुई होती है। उसी को ही कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट।
फिर उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गया, वो उन शेयर्स का होल्डर हो गया, वो हमारा शेयर होल्डर बन चुका है, शेयर होल्डर बनने के साथ ही कंपनी का मेंबर भी बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी में होगा कि अब हमने कुछ अमाउंट तो एप्लीकेशन पे ले लिया, कुछ अमाउंट हमने ले लिया किस पे, अलॉटमेंट पे ले लिया, और कुछ अमाउंट हो सकता है हम फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी मांगे, वो हमारे अमाउंट के डिवाइडेशन पर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से बाइफर्केशन किया है। तो उसके बाद में कॉल मनी मांगी जाएगी कि फर्स्ट कॉल आप इतने टाइम पीरियड जमा करवा दीजिए, वो जमा करवा देगा। सेकंड कॉल जितनी भी हमारी फर्स्ट सेकंड जितनी भी कॉल है, वो अमाउंट कॉल्ड अप कर लिया जाएगा और वो अमाउंट जमा करवा दिया जाएगा। उसके साथ ही जब हमें पूरा अमाउंट मिल जाएगा, उसके बाद हमारा इशूइंग शेयर इशू करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब बात आती है कॉल मनी वगैरह के बारे में, बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बताया 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है, 1 लाख शेयर इशू कर रही है, और वो है, एक शेयर है अपना 100 रुपीज का, ठीक है, 100 रुपीज का शेयर पर शेयर है। तो 1 लाख शेयर इशू करने के लिए कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसके पास आना चाहिए कम से कम 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 90,000 शेयर्स के लिए आ गई, 91,000 शेयर्स के लिए आ गई, इवन 1 लाख शेयर्स तक भी एप्लीकेशन आ गई, तो जितने के लिए आवेदन आए पूरे, उनको सबको, सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। अगर 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, उस केस में दूसरा कुछ होगा, और अनुपातिक बंटन किया जाएगा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जाएगा। उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बात आती है 100 रुपीज पर शेयर है, 100 रुपीज पर शेयर है, तो कंपनी लो की एक एक्सेप्शन ये भी कहता है कि जो आप एप्लीकेशन मनी मांगोगी शेयर होल्डर से, वो 5% से कम नहीं होनी चाहिए उसके नॉमिनल वैल्यू से। अब 100 का 5% होता है 5 रुपीज, तो 5 रुपए से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो सकती है। तो मान लीजिए हमने एप्लीकेशन मनी मांगी है शेयर होल्डर से 25 रुपीज, 25 रुपीज हमने एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के साथ में मांगा कि आप एप्लीकेशन मनी 25 रुपीज पर शेयर आप जमा करवाइए। 25 हमने मांग ली एप्लीकेशन पे, 25 ही हमने मांग ली अलॉटमेंट पे। तो हमने कितनी ले ली अभी तक? 50 रुपीज तो हमारे पास आ चुका है अलॉटमेंट तक। जब शेयर अलॉटमेंट किया, शेयर सर्टिफिकेट जारी किया, उस तक हमारे पास 50 रुपए आ चुके हैं। अब बच रहे हैं हमारे 50 रुपीज। अब बचे हुए 50 रुपीज के हम कॉल मनी दो कॉल्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट कॉल पे हम 25 मांगेंगे और सेकंड कॉल पे भी 25 मांगा जाएगा। तो 25 करके हमारे पास 4 कॉल हो गई टोटल। एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी। तो 100 रुपीज पूरे हम जब मिल जाएंगे, तो हमारे शेयर इश्यू करने की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो अगर कोई कंपनी कोई भी इस तरीके से शेयर इशू करना चाहती है, तो इसको ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इससे आगे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें डिस्कस करेंगे कि अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो किस तरीके से एट पार, एट प्रीमियम या डिस्काउंट किस तरीके से इशू किए जाएंगे। साथ ही कुछ छोटी छोटी चीजें जो टर्म्स आती हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।